सो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स और सभी विद्यार्थियों को मेरा स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का यहाँ स्वागत है वीडियो में। चलो, जैसे कि हम ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग इसमें पहला वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। तो उसमें हम लोग ने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे, जैसे कि हम त्वरण के बारे में पढ़ चुके थे इसके पहले ही। ठीक है, गति की परिभाषा, गति क्या होती है, दूरी और गति के बारे में कुछ जानकारी हमने ली थी, और त्वरण क्या होता है ये थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। त्वरण के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण, उसके बारे में पढ़ा था। तो अब उसके आगे की चर्चा करते हैं, आगे का कुछ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखो कि ये जो पहले देखो, अगर आप किसी टॉपिक के नेम को समझ जाते हो ना, तो आप आराम से उसके बारे में पूरी जानकारी मतलब दे सकते हो। तो इसका नाम क्या है, एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख। एक समान गति मतलब कोई भी एक गाड़ी है जो एक ही समान गति में चलते जा रही है। ठीक है, मतलब उसकी गति, उसकी स्पीड वो बदल नहीं रही है। वो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 10 ही किलोमीटर से वो मतलब आगे बार बार 10 ही किलोमीटर से आगे जा रही है। और अगर समझ लो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है तो आगे भी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमेशा जा रही है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति। तो जब कोई गाड़ी एक समान गति में चलती है तो उसका दूरी और समय का आलेख कैसा बनेगा, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और आपको रफ में बनाना है खुद। ठीक है, अब देखो क्या है। पहला है, अगर समझ लो एक समान गति में गाड़ी चल रही है, तो ये बॉक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपने मन से एक बताता हूँ। ठीक है, तो चलो ये समझ लो, दूरी ये है, ये मीटर में ना होकर किलोमीटर में है, और ये समय सेकंड ना होकर घंटों में है। तो समझ लो, अगर ये मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में कोई गाड़ी 20 किलोमीटर गई, तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ बनेगा। अब ऐसा पूरा ग्राफ बनाओगे तो पहला पॉइंट यहाँ बनेगा ना, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब पहला पॉइंट यहाँ। फिर उसके बाद मैं बोलूँ 2 घंटे में 40 किलोमीटर, तो मतलब देखो 2 घंटा और यहाँ से 40 किलोमीटर, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ। 3 घंटे में कितना पहुंचा, 60 किलोमीटर, मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ। ठीक है, तो ऐसा जब आप पॉइंट बनाओगे, देखो आप पहले 1 घंटे में कितना गया, 20 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 40 पहुंचा, यानी कि पहले 20 पहुंचा था, उसके बाद उसमें 20 और जोड़ दिया तब 40, उसमें 20 और जोड़ दिया तो 60, उसमें 20 और जोड़ दिया तो 80। मतलब हर 1 घंटा में बढ़ा रहा हूं तो कितना किलोमीटर और जा रहा है, 20 किलोमीटर और जा रहा है। तो मतलब हर 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग मीटर की बात करते हैं, तो मीटर और सेकंड की बात करें, तो ये जो आलेख आपका दिया हुआ है 10 सेकंड में 15 मीटर, 10 सेकंड 15 मतलब कुछ यहां पे आएगा। ठीक है, समझ लो ये 20 डायरेक्ट है, तो 10 सेकंड में 15 मीटर यहां पे, 20 सेकंड में 30 मीटर, मतलब लगभग यहां पे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आप पॉइंट बनाओगे, तो अब जब सभी पॉइंट्स को जोड़ोगे ना, तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो एकदम सीधा बनेगा। तो याद रखो, एक समान गति का जब दूरी समय आलेख बनाओगे तो लाइन कैसी बनेगी, एकदम सीधी। आप पहले पॉइंट रख दो, फिर सभी पॉइंट को यहां से सभी पॉइंट को मिलाओ, जैसा चाहे सीधा बने या टेढ़ा बने वो बात की बात है। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको पॉइंट रखना है, मतलब जो आप ये जैसे आपको समय जहां दिया हुआ है और दूरी, तो समय यहां देखो 10, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। ठीक है, 40 और 60 का, तो देखो 40 है, 40 सेकंड इधर है तो 60 सेकंड इधर है। तो अब देखो 40 और 60 दोनों कहां मिल रहे हैं, इसकी सीधी लाइन, ये सीधी लाइन जा रही है और ये 60 की सीधी लाइन, मतलब 40 और 60 की सीधी लाइन यहां मिल रही है। तो 40 और 60 वाला पॉइंट कहां बनेगा, इधर एक डॉट कर दो आप। ठीक है, डॉट बना दो। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स आप बनाओ, इसका एक पॉइंट बनेगा, इसका एक पॉइंट बनेगा, इसका, सबका एक एक पॉइंट बनेगा। जब सारे पॉइंट आप बना लोगे, चाहे वो जहां बने, फिर यहां से एक वो मतलब वो पॉइंट के लिए लाइन खींचो, वो पॉइंट यहां से सारे पॉइंट्स को मिलाते रहो। तो अगर सीधा लाइन बना तो मतलब वो एक समान गति है, और अगर लाइन ऐसी रही कि ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, तो वो लाइन एक समान गति में नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है इसको, और इसके बारे में मैंने आपको कल व्हाट्सएप लेक्चर पे आपको समझाया था, आपको सॉल्व भी करके दिया था। तो एक देखो, एक समान गति में जब समान समयावधि में समान दूरी तय करता है पिंड, तब यह दूरी समय आलेख सरल रेखा दर्शाता है। सरल यानी कि सीधा रेखा, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो रेखा कैसा बनेगा, सीधा। ठीक है, अब चलो अगर हम लोग बात करते हैं असमान गति के लिए, तो अगर हमें यहां पे असमान गति के लिए आलेख बनाना है, तो आप पहला देखो, 5 मिनट में 7 किलोमीटर गया है, अगले 5 मिनट में यानी कि 10 मिनट जब हुआ टोटल,
तो 12 किलोमीटर। देखो मतलब 5 मिनट बढ़ाया मैंने तो दूरी कितनी बढ़ी, 7 और 5 12, 5 किलोमीटर ही बढ़ी। पहले वाले 5 मिनट में 7 किलोमीटर गया था, फिर दूसरा वाला 5 मिनट में 5 सेकंड में कितना गया, 12 मीटर। ये देखो सेकंड और मीटर में है। तो पहले 5 सेकंड में कोई गाड़ी कितनी गई, 7 मीटर गई। अब देखो 5 और 5 इसमें और जोड़ दिया, 10 हो गए। तो दूसरे 5 सेकंड में 7 5 12 यानी कि 5 मीटर और गाड़ी आगे गई। फिर तीसरे 5 सेकंड में 10 से 5 जोड़ा तब 15 हुआ, तो 12 से कितना जोड़ा, 20 हुआ, 8। यानी कि तीसरे 5 सेकंड में 8 मीटर गई। तो पहले 7 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 8 मीटर। और यहां पे समय तो 5-5 सेकंड ही जब बढ़ रहा है, तो क्या होगा समय, आप देखो हर एक 5 सेकंड में ये जो दूरी है ना वो अलग अलग बढ़ रही है। कभी 5, कभी फिर कभी पहला 7, फिर 5, फिर 8। ठीक है, तो आपका जो आलेख है वो ऐसा ऐसा बनेगा। तो इसका आलेख आपको बनाना है, थोड़ा बहुत बदलाव कर, मतलब थोड़ा बहुत आपको ये खुद बना के इसे देखना है। तो उम्मीद है कि आपको इस एक बार कोशिश करोगे तो सही बन। देखो अगर आपका ग्राफ आपने अभी तक पिछले कक्षा मतलब 8वीं तक में आपने ग्राफ नहीं सीखा है तो आपको ये समझने में मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल हो चाहे आसान हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोचोगे कि एक बार मैं बता रहा हूं, आप एक बार देखोगे और एकदम आपको सब कुछ आ जाएगा, तो हम देवता नहीं है। ठीक है, तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ग्राफ यहां पे बना के दिया हुआ है, एक समान गति के लिए वेग समय आलेख। अब देखो क्या है, वेग है यहां पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो 1 घंटा 2 घंटा नीचे समय दिया हुआ है घंटे में, और इधर 1 किलोमीटर में दूरी दी हुई है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 60 पहले घंटे में स्पीड कितना, जो वेग कितना है 60 किलोमीटर। दूसरे घंटे में वेग कितना है 60 किलोमीटर। तीसरे घंटे में वेग कितना है 60 किलोमीटर। चौथे घंटे में भी वेग कितना है 60 किलोमीटर। यानी कि ये समान वेग है। आप कितने भी घंटे बाद देखोगे वेग उसका समान ही रहेगा, वेग कभी बढ़ रहा है कम हो रहा है नहीं, बल्कि हर समय वेग कितना है 60 किलोमीटर। वेग यानी कि कितने गति में जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो अगर वेग समान है तो उसकी लाइन कैसी बन रही है, सीधा बन रही है। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ है वो आपको आराम से बना सकोगे। टाइम तो बढ़ रहा है, आप टाइम देखोगे 1 घंटा फिर 2 घंटा टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो गति है वो नहीं बढ़ रही है, वो सीधे ही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक आलेख हुआ, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ लो आप 40 का आप ग्राफ बनाओ या फिर 70 का ग्राफ बनाओ। ठीक है, कि अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, फिर दूसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर उसका वेग है, तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक बार प्रैक्टिस करो 40 और 70 का बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समान त्वरण त्वरित गति। अब हम लोग त्वरण के बारे में देखने वाले हैं वेग समय आलेख से। देखो वेग किसमें, मीटर में दिया हुआ है, और जो समय है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो अब देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मतलब गति में होने वाला बदलाव। लेकिन यहां पे एक समान त्वरण है, मतलब हमेशा जो गति है ना वो समान रूप से ही बदलेगी। तो आप देखो पहले 5 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड की गति बढ़ी, दूसरे 10 सेकंड में 16 हो गया यानी कि 8 और बढ़ा, तीसरे 5 सेकंड में 8 त्रिक 24 यानी कि 8 और बढ़ा, फिर 20 सेकंड में 8 और बढ़ के 32, 25 सेकंड में 8 और बढ़ के 40। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार 8 की स्पीड बढ़ रही है और समय 5-5 सेकंड ही। तो पहले 5 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद दूसरे 5 सेकंड यानी कि 5-5 10 सेकंड हो गया जब, तो 16 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगले 15 सेकंड में 24 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब हर एक 5 सेकंड में स्पीड कितना बढ़ रहा है, 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ते जा रहा है। तो इसका ये त्वरण समान है। आप क्या करोगे, ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है इसका पॉइंट बनाओ और उसको सबको जोड़ो। यहां से कि चलो पहला पॉइंट जोड़े, दूसरा पॉइंट जोड़े, तीसरा पॉइंट, ऐसा सारे पॉइंट जोड़ोगे तो एकदम सीधा ही लाइन बनेगा। ठीक है, तो आपको ये भी एक प्रैक्टिस करना है कि यहां पे 8 नहीं, आप 10 सेकंड लो, अरे 10 मीटर लो, 20 मीटर लो, 30 मीटर लो, 40 मीटर लो, ऐसा करके आप 60 मीटर तक लो। समझ आए, 10 से चालू होगा और 60 मीटर तक लो। और ये सेकंड 5, ये सेकंड का टाइम ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और यही अलग एक ग्राफ बनाने की कोशिश करो। देखो आपका ग्राफ सीधा जाता है या टेढ़ा मेढ़ा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये भी एक बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो अब हम अगला जो हमारा टॉपिक देखने वाले हैं, आलेख पद्धति द्वारा गति समीकरण हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, न्यूटन ने क्या किया, आलेख की सहायता, मतलब न्यूटन ने हमें 3 समीकरण बताए हैं जिसको हम लोग आलेख की सहायता से हल करके देखेंगे कैसे आता है। तो ये जो न्यूटन ने जो गति संबंधित समीकरण बताया है
वो किसके किसके संबंधित है? इसमें हमें देखो क्या क्या दिखेगा, इसमें हमें विस्थापन दिखेगा, वेग दिखेगा, समय दिखेगा। ठीक है, तो हमें तीन चीज दिखने वाली है, विस्थापन, वेग और समय। पहला जो समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह वेग और समय के बारे में दर्शाता है, वेग और बराबर के बाद क्या है, समय। उसके बाद दूसरा जो समीकरण है वो विस्थापन और समय, विस्थापन एस हम लोग विस्थापन दर्शाते हैं और समय टी। तीसरा जो समीकरण है वो विस्थापन और विस्थापन यानी कि एस, विस्थापन और वेग वी के बारे में दर्शाता है। ठीक है, तो ये समीकरण हम लोग एक एक करके हल करेंगे। ये तीनों समीकरण आपको याद रहना चाहिए। आप इसको कम से कम 3-4 बार नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे लिख के प्रैक्टिस करो ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो चलो पहला समीकरण है वेग समय संबंधी समीकरण। ठीक है, इसको हल कैसे करते देखते हैं। तो आप पहले एक देख लो कि पिंड का प्रारंभिक वेग u है, जिसको हम लोग ओडी मानते हैं। चलो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे ग्राफ, ये देखो ये हमारा ग्राफ है, ध्यान से देखो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। अब इस ग्राफ में u यानी कि u हम लोग देखो u से क्या दर्शाते हैं मालूम है, हमेशा u दर्शाते हैं प्रारंभिक वेग, v से दर्शाते हैं अंतिम वेग, t यानी कि टाइम, t यानी क्या होता है, टाइम। और ये जो ग्राफ बना है उसको हम लोग ने हर एक बिंदु को एक एक नाम दे दिया है। ठीक है, तो एक कुछ ऐसी ग्राफ की आकृति हमारे सामने आई। अब जो एक ग्राफ में आप u देख रहे हो, जी यहां से क्यों नहीं लिए, क्योंकि यह प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन हम लोग कुछ देर बाद गति, मतलब ये समीकरण बनाना चालू किए, मतलब जब कुछ देर बाद है वहां से गति नापना चालू किए, तो वहां पे जाते आते गति कितना हो गई थी, u हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं ग्राफ, समझे, तो प्रारंभिक गति क्या होगी, u यानी कि od, यहां से लेकर यहां तक का मान क्या होगा, od का मान क्या होगा, u। o से लेकर c का मतलब अंतिम वेग, यहां से लेकर c का पूरा वेग का इसका मान क्या होगा, v। ठीक है, देखो समय कितना लगा, ये गाड़ी यहां से निकली और पहुंची है b पर, तो यहां से यहां तक जाने में उसको कुल समय कितना लगा, यहां से यहां तक का समय t रहा। ये पूरा समय दर्शाता है, ये जो ये लाइन है ना वो क्या दर्शाता है, समय दर्शाता है। तो समय कितना लगा, t हम लोग मान लेते हैं। अब देखो ये जो भुजा है इसके एकदम समकक्ष, इसके एकदम सामने मैंने समान दूरी पर एक और भुजा खींची, याद रखो समान दूरी पर, तो इससे क्या होगा, ये एक आयत बनेगा। ठीक है, और आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, समान होती है। वर्ग और आयत दोनों के आमने सामने की भुजा का जो मान होता है वो हमेशा समान होता है। चलो ये सब अभी कहाँ काम आने वाला है इस सवाल में। पहला तो हम लोग त्वरण निकालने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को देखो वो समीकरण निकालना है, तो पहला हम लोग त्वरण की सहायता से समीकरण निकालेंगे। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर, मतलब त्वरण बराबर पिंड का अंतिम वेग बटे समय। ठीक है, पिंड में होने, देखो हम लोग त्वरण कैसे निकालते हैं कि पिंड के जो त्वरण में बदलाव, पिंड के गति में जो बदलाव आता है, पिंड के गति में होने, देखो ये गलती से यहाँ पे लिख दिया है, गलत है, पिंड का अंतिम वेग, ये पिंड का अंतिम वेग नहीं आएगा, पिंड के वेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर होता है पिंड के वेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। तो ये आपके बुक में गलत प्रिंट हो गया, गलत छप गया है, तो यहाँ पे लिखना पिंड के गति में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिंड का जो गति में परिवर्तन है वो कैसे निकालोगे, कितना बदला है गति, मतलब पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले में से अंतिम में से पहले वाला घटा देंगे। तो हमें ये समझ लो पहले 20 किलोमीटर था और बाद में 80 किलोमीटर की स्पीड चलने लगा, तो कितना बढ़ाए, कितना मतलब बदलाव हुआ, तो 80 में से 20 घटाओ मतलब 60 का स्पीड बढ़ाए। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाओगे तो हमें आ जाएगा कि कुल कितना बदलाव हुआ है, कुल कितना त्वरण आया है। तो अंतिम वेग हमारा u है, u यानी कि ओडी, सॉरी अंतिम वेग हमारा v है, v यानी कि ओसी, और शुरुआत वाला वेग कितना क्या है, u यानी कि ओडी। तो हम लोग ओसी में से ओडी घटा देते हैं और बटे टी, तो समय सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो t है ना, ये इसके नीचे भाग कर रहा है, तो अगर t को मैं ये बराबर के दूसरे साइड लेके जाऊँ, दूसरे साइड पहले से कौन बैठा है, a, तो टी को अगर उधर लेके जाओ तो गुणा करेगा ए के साथ गुणा करके क्या बन जाएगा, एटी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं ओसी में से ओडी घटा दे रहा हूं, ये देखो यहां से लाइन शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, इतनी बड़ी लाइन में से मैं इतना लाइन काट दे रहा हूं, तो बचेगा कितना, इतना ही लाइन बचेगा, यानी कि सी बचेगा। ये पूरे लाइन में से अगर मैं इतना लाइन काट दूं तो बचेगा कितना, ये इतना लाइन, तो यानी कि ये सी बचेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें से ये घटाने पर क्या बचा, हमें सी बचा, और सी डी बराबर एटी। एटी क्यों आया, क्योंकि टी का हमने इधर जाके ए के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, अब चलो, अब देखो क्या है कि हमें एक्चुअली ये भुजा नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी तो यहाँ पहुँच गई है ना,
तो हमें ये इसका मान चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग जानते हैं कि जितना इसका मान आएगा, ये भुजा का जितना मान आएगा, ये सामने वाली भुजा का भी उतना ही मान आने वाला है। यानी कि OD का मान जितना रहेगा उतना AE का मान रहेगा, CD का मान जितना रहेगा उतना BA का मान रहेगा, और OC यानी कि पूरे का जितना मान रहेगा उतना BE का मान रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आयत है। तो आयत में हमेशा क्या होता है, आमने सामने की भुजा का जो मान है वो समान होता है। तो हम लोग अगर एक भुजा का मान निकाल लिए तो उसके सामने वाली भुजा का मान भी सेम आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, V बराबर, ये पूरा V निकालना है। तो अगर इसका पूरा का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, OD और CD को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, CD और OD को जोड़ना है। अब देखो OD का मान तो हमें पता है U, तो OD की जगह मैंने क्या रख दिया, U। CD का मान मुझे पता नहीं है पर मैंने निकाला हुआ है। देखो CD बराबर क्या निकाला है मैंने, AT, तो मैं CD की जगह क्या रख दूंगा, AT। अब मेरा देखो फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू AT प्लस U, या फिर V इक्वल टू U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT, ये हमारा है पहला समीकरण। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें बस इतना निकालना था कि यहां से यहां तक का जो पूरा मान है, इसको जोड़ने के लिए हमें U का मान जोड़ना पड़ेगा और इस हिस्से का। तो CD का मान मालूम नहीं था, CD का मान निकालने के लिए हमने देखो ये पूरा हल किया, तो हमें CD बराबर AT आया। तो अगर ये AT है, ये U है, तो ये पूरा V इन AT और U को जोड़ के आएगा। तो पूरा V किसको जोड़ के आएगा, U प्लस AT। यही है हमारा पहला समीकरण। ठीक है, तो आगे हम लोग दूसरा समीकरण देखने जाते हैं। अब दूसरे समीकरण में क्या है, दूसरे समीकरण में यह है कि आपको ये जो ग्राफ है ना, इसमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरी भुजा का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भुजा का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज DAB या BAD, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस ये आयत ODEA का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये दोनों को जोड़ोगे तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो आपको देखो यही हम लोग करके देखे हुए कि पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आयत DOEA का क्षेत्रफल निकालने वाले, प्लस त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। बाद में इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, तो पहला फॉर्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है कि दो संलग्न भुजाओं का गुणा, मतलब जो आजू बाजू की भुजा है उनका गुणा करोगे तो AE गुणे OE, तो आपको क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे A गुणे AB गुणे DA। ठीक है, अब इसमें देखो कि आधार गुणे ऊंचाई क्या है, ये इसमें देखो क्या है कि ये AB आधार है, ये ऊंचाई है, या फिर ये आधार है, ये ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखो हम लोग ने हल क्या किया है कि आधार गुणे ऊंचाई क्या है। अब देखो AE ये U है और OE ये T है। ठीक है, ध्यान से इधर देखोगे अगर आप कि ये जो AE है ये U है, क्योंकि इसका भी मान U है, OD का मान U है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा का मान भी कितना होगा, U। तो ये भुजा का मान कितना है, U है, और इस ये पूरे का मान कितना है, T। ये तो हम जानते हैं ना, समय है, इतना समय लगा है, तो इसका मान क्या है, T। तो ये दोनों का गुणा करोगे तो आपको आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AE का मान U गुणे OE का मान T, तो हम लोग AE की जगह पे U रखेंगे और OE की जगह पे T रखेंगे। अगर मैं आपका अगला बोलूं AB का मान क्या है, अगर AB का मान आप देखोगे तो 80 इसका मान था, अगर समझ लो इसका मान 80 था तो इसका मान भी क्या होगा, 80, तो यानी कि AB का मान 80 है। अब देखो OE का मान अगर T है तो इसके सामने आयत का ये लाइन भी सेम है, तो इसका मान भी क्या होगा, T होगा। तो हमने अगले में क्या किया, OE का मान, OE और AD दोनों का मान T है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि AB की जगह पे 80 रखा है, AB की जगह क्या रखा है, 80, और DA की जगह पे T रख दिया है। ठीक है, तो अब देखो हमारा पूरा क्या हो गया, U गुणे T, तो हमें क्या आ गया, UT आ गया। 1/2 गुणे AT गुणे T का गुणा होगा तो AT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा है दूसरा समीकरण, जिसमें हमें क्या मिला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ, यानी कि आधा AT का स्क्वायर। ठीक है, इसको 2-3 बार देखोगे तो ही समझेगा आपको। अब अगला जो है हमें क्या करना है, वापस उसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगला जो तीसरा समीकरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन इस बार हम लोग दो का अलग अलग करके जोड़ेंगे नहीं, एक ही बार में क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो ये एक ऐसा एक आकार आकृति है कि जिसका क्षेत्रफल ना आयत है ना त्रिभुज है, समझ में आया। लेकिन 4 भुजाएं, यानी कि एक चतुर्भुज है, और कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाओं की लंबाई समान है और इसमें दो 90 डिग्री के कोण हैं, इसलिए कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हमारे पास सूत्र क्या है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाई का योगफल गुणे समांतर भुजाओं के बीच की
बीच की लंब दूरी। ठीक है, चलो हम देखते हैं हमारे इस डायग्राम में कि हमारे पास समांतर भुजाएं कौन सी। ये पूरा चतुर्भुज है, तो इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है। समांतर मतलब ऐसा सेम सेम सीधा सीधा होना चाहिए। देखो ये और ये समांतर है क्या? नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधा है। देखते हैं ये और ये समांतर है क्या? हाँ, ये दोनों सीधा सीधा ही है ना एक दूसरे से, समान दूरी पर है, यानी कि एक ऐसी भुजाएं हैं समांतर भुजाएं। तो BE और OD ये दोनों क्या है? समांतर है। और दोनों की जो लंबाई है, जो दोनों के बीच की दूरी है वो क्या है? T है। OE या फिर AD की बात करें तो इसका मान कितना है? T है। तो पहले तो ये दोनों को जोड़ेंगे और गुणे किसका करेंगे? T का। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है आगे। तीसरा समीकरण हमारा, सबसे पहले देखो OD और BE को जोड़ा क्योंकि समांतर भुजाएं है, गुणे OE किया क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है OE। ठीक है, अब OD को हम लोग मानते हैं U और BE का जो वैल्यू है वो V है और OE यानी कि टाइम T है। तो अब इनको अगर अपने मान की जगह पे रखूं, OD की जगह पे U, BE की जगह पे V, OE की जगह पे T, तो अगर इसको हल करेंगे हम लोग तो चलो U प्लस V तो समझ में आ रहा है, T हमें नहीं चाहिए इस समीकरण में क्योंकि ये हम लोग विस्थापन और वेग का रिश्ता देख रहे हैं, तो इसमें T हटाना है हमें। T हटाने के लिए देखो ये फॉर्मूला वापस, त्वरण का फॉर्मूला हम लोग ने, सूत्र हमने वापस यूज किया। तो A बराबर V माइनस यू अपॉन टी, यानी कि जो त्वरण है वो निकालने के लिए हम लोग क्या किया? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दिए बटे टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, पहले हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? टी हम लोग इधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरे साइड और ए टी के जगह पे, तो दोनों ने अपना जगह बदल लिया। देख रहे हो ध्यान से कि टी किसके जगह चला गया? ए के, और ए किसके जगह पे है? टी से। ठीक है, तो दोनों ने अपना जगह बदल लिया। अब हमें टी के जगह पे हमें मान मिल गया है कि हम लोग ये मान रख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टी था ना इस समीकरण में, उसके जगह पे हम लोग ने मान क्या रख दिया? v माइनस यू अपॉन ए। देखो यहाँ पे t था, हमने t को हटाया और क्या रख दिया? v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो बाकी का पूरा समीकरण सेम है। अब देखो जब किसी भिन्न में गुणा रहता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली जो संख्या है उन सबको एक साथ गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या को एक साथ। तो ऊपर क्या है? एक है u प्लस वी गुणे u माइनस वी। एक में किसी का गुणा करोगे तो वही रहता है, इसलिए एक नहीं लिख रहे हैं। v प्लस यू या फिर v प्लस यू और v माइनस यू ये दोनों लिख दिया मैंने। नीचे दो है और a है, तो दो गुणे ए बराबर 2a। ठीक है, अब देखो v a प्लस बी और a माइनस बी का आपने सूत्र सुना होगा। a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र से क्या हमें निकलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू और v माइनस यू से क्या निकलेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो ही समझोगे। ठीक है, और 2a को मैंने क्या किया? ये जो 2a यहाँ पे भाग कर रहा था इसको यहाँ पे मैं लेके चला गया s के पास। तो 2a यहाँ भाग कर रहा था, वहां जाकर क्या करेगा? गुणा। तो 2a ने किसके साथ गुणा किया? s के साथ। तो क्या हो गया? 2as। और जो ये था, जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा था v प्लस यू v माइनस यू, ये क्या हो गया? v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? ये जो माइनस यू है ना, इसको हम लोग दूसरे साइड लेके जाएंगे, इधर अकेला v बचेगा। जब माइनस यू को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो प्लस यू स्क्वायर, देखो प्लस यू स्क्वायर हो गया, प्लस 2as हो गया, उधर अकेला कौन बचा? v स्क्वायर। तो ये हमारा था तीसरा समीकरण, यानी कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा समीकरण। आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर आपको ये समीकरण समझ में आए तो एक बार आप इस अपने ये बुक में से एक बार वापस खुद से हल करो, ग्राफ बनाकर। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ये ग्राफ बनाकर और सबका मान लिखो। यहाँ पे हर एक चीज का आप मान लिख देना। यहाँ पे इस बुक में अगर नहीं लिखा हो तो क्या हुआ, लेकिन आपको मैंने बताया है वीडियो में, तो आप जैसे जैसे वीडियो में सुनोगे वैसे वैसे आप पहले से ड्रॉ करके रखो, वीडियो में जैसे जैसे सुनोगे उसको मान लिख दो, ताकि आपको बाद में समीकरण हल करने में बहुत आसानी हो। एक बार आप मान लिख के वापस ये वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो देखने में, समझने में आसानी होगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कि अगर आपको 30% भी समझ में आया होगा तो बाकी का हम लोग, मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन में समझा दिया था और इसके बाद हम लोग एक बार डाउट लेक्चर व्हाट्सएप पे लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद है कि समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी 30% भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और आज के लिए इतना ही। तो अपना सुनहरे भविष्य के लिए कठिन प्रयत्न करते रहें।